इस वक्त की बड़ी खबर। पवित्र रिश्ता टीवी शो अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पर टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने काया पोछे से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे फिल्मों में नजर आए। लेकिन 2020 की एक सुबह उनके परिवार और फैंस के लिए दर्दनाक साबित हुई, जब यह खबर आई कि 34 साल की उम्र में वह दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। उनकी मौत को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस उनको काफ़ी याद करते हैं, उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं। वहीं उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर उनके बारे में बात करती है। हाल ही में उन्होंने एक्टर की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनके भाई की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। एक इंटरव्यू में पत्रकार शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए श्वेता ने बताया कि 2 साइकिल, एक अमेरिका में और दूसरी मुंबई में, दोनों ने कहा कि सुशांत की हत्या 2 लोगों ने की थी। दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है? इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति शुक्रवार को वाराणसी जाएंगे। इस दौरान नाटको क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर यह हाईटेक धर्मशाला बनकर तैयार हुई, वही जमीन भूमाफिया की थी, जिसे योगी सरकार ने कब्जे से मुक्त कराया था। वाराणसी दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और फिर यहां 3 स्टार होटल की तर्ज पर नाटको क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिस जमीन पर यह धर्मशाला बनाई गई है, उसको सीएम योगी ने भूमाफिया से कब्जा मुक्त करवाई थी। बताया गया है कि शुक्रवार शाम करीब 5 बजे उपराष्ट्रपति विशेष विमान से पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी के भी पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर करीब 3:30 बजे पहुंचेंगे। शाम 6 बजे धर्मशाला का उद्घाटन होगा। रथ यात्रा स्थित 140 एसी कमरे वाली 10 मंजिला धर्मशाला है, जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी श्री है। श्री काशी नाटकोत्सव के अध्यक्ष एल नारायण ने बताया कि 31 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे वैदिक विधान विधिवत पूजन करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 174 कारों के लिए पार्किंग सुविधा की मुहैया। इस वक्त की बड़ी खबर। भारत ने मध्य एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर दिया है। लगभग 25 वर्षों तक ताजिकिस्तान में सक्रिय रहने के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी एयरबेस से अपनी तैनाती पूरी समाप्त कर दी है। गाइस, यह भारत का पहला और एकमात्र विदेशी एयरबेस था। हालांकि यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में पूरी हो गई थी, लेकिन अब इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की गई है, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने भी की है। इस आदेश के बाद भारतीय वायुसेना और सेना के अधिकारी तथा सैन्य उपकरण पूरी तरह वहां से हटा लिए गए हैं। आईएनए एयरबेस, जिसे गिसार मिलिट्री एरोड्रोम जीएमए के नाम से भी जाना जाता है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह बेस सोवियत काल में बनाया गया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यह जर्जर हो गया। 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़त के दौरान भारत ने इस बेस को अपग्रेड और संयुक्त रूप से संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, एनएसए अजीत डोभाल और पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएसए धनोआ ने इस विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी और धीमी होकर रुक गई। मंजिल पहुंचते ही यात्रियों के चेहरे खिल उठे। कुछ लोग गेट पर सामान लेकर पहले से खड़े थे। सबसे पहले ये लोग नीचे उतरे, इसके बाद धीरे धीरे पीछे वाले यात्री उतरे थे। तभी अचानक से तेज झटका लगा और पीछे टक्कर दूर गिरे प्लेटफॉर्म में कोहराम मच गया। इस ट्रेन के पीछे से दूसरी जोर टक्कर मार दी। दक्षिण भारत का एक बड़ा रेल हादसा, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। ट्रेन हादसा 31 अक्टूबर 1970 में हुआ था। चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन में शाम 7 बजे कोचिन मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। बताया गया कि ट्रेन मरम्मत के लिए रुकी थी, यात्री से उतर रहे थे। मद्रास बेंगलोर मेल ने पीछे से इस ट्रैक पर स्पीड से दौड़ती हुई आई और कोचिन एक्सप्रेस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही यात्री उछलकर आसपास गिरे। चारों तरफ कोहराम मच गया। खून से लथपथ मदद की गुहार लगा रहे थे, जिसमें 16 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोचिन मेल के 3 कोच पटरी से उतर गए, जबकि मंगलोर मेल का इंजन और 2 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद चारों ओर धुआं हो गया। शाम की वजह से अंधेरा हो गया था, इस वजह से बचाव कार्य में परेशानी हुई। हादसे के बाद घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल जनरल में भर्ती करवाया गया। मृतकों में ज़्यादातर दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों से लौट रहे थे यात्री। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार का सबसे हॉट सीट मोकामा विधानसभा सीट मतदान के 7 दिन पहले ही दहल उठा है। बीते दिन मोकामा में जनसुराज जदयू समर्थकों के बीच चुनावी झड़प हुई। दोनों पार्टियों के समर्थक ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर फेंके, गाड़ियां तोड़ दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। पुलिस ने मौके से 3 क्षतिग्रस्त वाहनों को बरामद किया। इनमें से एक वाहन में मोकामा के जाने माने व्यक्ति और राजद के पुराने नेता दुलारचंद यादव का शव मिला। शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दुलारचंद के परिजनों ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर दुलारचंद की हत्या का आरोप लगाया है। यही नहीं, दुलारचंद के पोते ने तो बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को
48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल इस बात के बाद मोकामा में सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। मोकामा के लोगों में दहशत है। इसी बीच एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान दुलारचंद यादव के पोते रवि रंजन कुमार ने अनंत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी मौजूद था। घटना की जानकारी देते हुए जनसुराज के प्रत्याशी ने बताया कि उनका काफिला जदयू प्रत्याशी का काफिला जब गुजर रहा था तो अनंत सिंह ने अपने समर्थकों को इशारा किया कि ये पीयूष है, ज्यादा नेता बनना, इसको मारो, इसका नेतागिरी उतारो। इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार में साइक्लोन मोंथा के कारण झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। पटना और बक्सर में तो गुरुवार की रात से ही बारिश हो रही है, आज भी जारी है। मौसम विभाग ने आज 4 जिले भोजपुर, बेतिया, बक्सर और किशनगंज में भयंकर बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पटना के साथ 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक कुछ ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने और ठनका गिरने की भी चेतावनी है। इसके साथ ही 3 नवंबर के बाद मौसम फिर से सामान्य होने की संभावना है। साइक्लोन मोंथा के कारण झमाझम हो रही बारिश से तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई गई है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश नेपाल में भी साइक्लोन मोंथा का पूरा असर देखने के लिए मिल रहा है। बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन को लेकर 26 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार में भी अधिकतम तापमान में कमी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को कुछ महीने पहले ही जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल पैदा हुई थी, जब 3 सुपर पावर भारत, रूस और चीन ने सिर उठाया था। 3 ताकतवर देशों को एक साथ देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी हिल गए थे। ये सब हुआ था एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान और इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अचानक दिमाग था। सम्मेलन में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग हाथों में हाथ डाले नई दोस्ती का सबूत देते नजर आए थे। तीनों देशों के बीच ट्रेड से लेकर सैन्य डील तक कई वादे इरादे हुए थे, लेकिन साल खत्म होते ही हालात किसी और दिशा में दिखते जा रहे हैं। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती देखते हुए एक्सपर्ट ने क्यास लगाने शुरू कर दिए थे कि किस तरह से 3 सुपर पावर जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल कर देंगी। डॉलराइजेशन से लेकर ग्लोबल ट्रेड की बदलती सूरज तक को लेकर बात होने लगी। तक कुछ हद तक इस पर काम शुरू हो गया था। हालांकि साल के आखिरी दिनों में तीनों के बीच तनाव की स्थिति पैदा दिख रही थी। शुरुआत चीन ने, जहां एक भारत और चीन के बाद 5 सालों बाद डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा शुरू की गई, वहीं दूसरी तरफ से चीन ने चोरी छिपे बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। जिनपिंग ने पोंगैंग झील के पास मिसाइल बंकर बना डाला है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, तब चीन की चालाकी खुली, दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का मुंह भारत की तरफ रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA के तहत गोपाल लाल अंजना, छिंद्रपाल सिंह उर्फ केवल यदविंदर सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ की गई। जांच के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जब्त किए। साथ ही एजेंसी ने गोपाल लाल अंजना, छिंद्रपाल सिंह और यदविंदर सिंह की 2 आलीशान आवासीय संपत्तियां और कई कृषि भूमि के टुकड़े चिन्हित किए। इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और शक है कि इन्हें ड्रग तस्करी से कमाए गए पैसों से खरीदा गया है। यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर सामने आया था। पुलिस ने छिंद्रपाल सिंह, उसके भतीजे यदविंदर सिंह, गोपाल लाल अंजना, भोला सिंह और अरजीत सिंह पर कार्रवाई की थी। जांच में सामने आया कि छिंद्रपाल और यदविंदर सिंह कई सालों से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी गोपाल लाल अंजना से अफीम खरीदते थे। इस अफीम का कुछ हिस्सा भोला सिंह, जसमीत सिंह और हरजीत सिंह को बेचा गया, जबकि बाकी मात्रा में हरियाणा पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद की गई थी। जांच में यह भी पता चला कि गोपाल लाल अंजना पर लंबे समय से अवैध अफीम व्यापार में शामिल होने का शक है। परिवार को मिले अफीम उत्पादन लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर वह निजी फायदे के लिए तस्करी करता रहा। जसमीत सिंह और हरजीत सिंह ने भी यह स्वीकार किया कि वह छिंद्रपाल सिंह से अफीम खरीदते थे। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना UBT के कदावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अगले 2 महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने की घोषणा कर दी है। अपनी तीखी बयानबाजी और बीजेपी के मुखर आलोचक के रूप में मशहूर राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भावनात्मक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें इलाज का दौरान भीड़भाड़ और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। राउत ने नए साल तक पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटने की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राउत के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है, जिससे यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने लिया था ब्रेक। संजय राउत ने खुद सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई है और वह इस समय इलाज के दौरान
से गुजर रहे हैं। अपनी एक्स पोस्ट में उन्होंने अपने शुभचिंतकों के प्यार और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों ने उन्हें उपचार के लिए अगले 2 महीनों तक सार्वजनिक जीवन, भीड़भाड़ और कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि रावत ने अपनी बीमारी की प्रकृति या स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह नए साल तक पूरी तरह से ठीक होकर राजनीति में सक्रिय रूप से फिर से लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को एक ऐसा विवाद गरमाया जो सनातन धर्म की एकता से लेकर सामाजिक सद्भाव तक चुनौती दे रहा है। बागेश्वर धाम की विवादास्पद पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि शास्त्री ने हरियाणा के एक मंच पर उन्हें गालियां दी और ठठरी बाढ़ देकर जिंदा जलाने की धमकी दी है। दामोदर यादव ने शास्त्री की प्रस्तावित सनातन एकता पदयात्रा को रोकने के लिए सोमवार 3 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का ऐलान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को पहले ही पत्र लिखा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख अपनाने का फैसला लिया गया। यादव का कहना है कि यह यात्रा संविधान की भावना के विरुद्ध है और सांप्रदायिक फैला रही है। दूसरी ओर शास्त्री के समर्थक इसे हिंदू एकता का प्रतीक बता रहे हैं। यह विवाद जातिवाद, धार्मिक एकता और राजनीतिक ध्रुवीकरण के मुद्दों को फिर से उछाल रहा है। खासकर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते हुए ही भोपाल के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामोदर यादव ने शांत लेकर गुस्से भरे लहजे में कहा, धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा के एक मंच पर मुझे गालियाँ दी। उन्होंने कहा, जो श्रीमान हमारी यात्रा रोकना चाहता है, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं उनके फ़ोन मोबाइल पर ही ठठरी बार देता। यादव ने बुंदेलखंड खंड सब्दी वाला का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ठठरी बार देने का मतलब होता है आदमी को जिंदा जला देना।